तो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब सेट 14 करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 131 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन 300 प्रश्नों को मैं करवाऊंगा किसी भी कीमत पर। यूट्यूब चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री कंटेंट और साथ ही साथ पीडीएफ भी अपडेट हो रही है। जो भी सेट लगाया जा रहा है वहाँ पर आपको वहाँ पर देख लीजिएगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके सारे पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट जा करके यहाँ पर विजिट कीजिए और पीडीएफ का लाभ लीजिए और पढ़िए भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कलेक्ट नहीं करना है, वो तो सुविधा के लिए दी जा रही है चीजें, बाकी पढ़ना जरूर है। ठीक है, चलिए। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं का व्याख्या करने के में परस्पर प्रतिषेध करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यय रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी की बात कर रहा है यहाँ पर, समालोचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग, और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। बात सिंपल है, विकास का कौन सा क्षेत्र, शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विकास का क्षेत्र है जो बुद्धि से रिलेटेड सारी चीजों को करता है, जैसे कि समस्या समाधान में आप निपुण हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, तर्क कर पाते हैं आप लोगों से। तो क्या आपके शरीर का विकास हो गया तो क्या आपके अंदर बुद्धि का विकास हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। गत्यात्मकता मतलब कि गत्यात्मकता के बारे में आपने देखा होगा कि आप इसमें जैसे कि कोई चीज को करना है और उसमें कहीं ना कहीं शरीर के कुछ ऐसे भाग जो है मतलब कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति ऐसा जो कि ऊर्जावान रहता हो और किसी कार्य को करने वाला व्यक्तित्व है, किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा किसी काम को करते हैं बड़ी ऊर्जा के साथ करते हैं, किसी भी चीज में आगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, सामाजिक तौर पर समाज में आप रहते हैं, समाज को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी चीजों को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विकास के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं और बौद्धिक योग्यताओं के रूप में जैसे कि समस्या समाधान आप कर पाए, आप तार्किक तर्क कर पाए, आप क्रिटिकल थिंकिंग मतलब की कर पाए। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचिए। तो ये सब ज्ञान अगर आपका विकसित होगा, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्टेजेस बताते हैं और उन्होंने एक स्टेज बताया जिसमें बच्चे ये सारी चीजें करते हैं, वो होता है चौथा स्टेज, जिसको अमूर्त चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे संज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और संज्ञान अगर है तो ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी, और अगर संज्ञान का 3 लेवल ही है तो ये सारी चीजें आपके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं आंसर नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। चलिए, विकास कहां से कहां की तरफ होता है? सर से पैर की तरफ होता है। जटिल से सरल, जटिल से सरल कोई भी चीज नहीं है। बोला ये जरूर जाता है कि किसी भी समस्या को जो है सरल बनाइए, तो पहले समस्या बच्चे को दे दी जाएगी तो बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा ना समस्या को सरल कैसे बनाना है। तो पहले सरल देना है फिर समस्या देना है। ठीक है, बाह्य से केंद्र, बाहर से केंद्र की तरफ नहीं जाता है। कोई भी विकास जो है केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो ये बच्चा है, केंद्र से बाहर की तरफ ही तो जा रहा है, फिर जाकर के बच्चा इतना बड़ा हो गया। ठीक है, बच्चा इतना बड़ा हो गया कैसे हुआ? केंद्र से बाहर की तरफ गया। अब बाहर से अंदर की तरफ होता तो ये बच्चा इतना बड़ा है, सिकुड़ करके ब्लैक होल छोटा सा बन जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। विशिष्ट से समान, विशिष्ट मतलब स्पेशल। ठीक है, आप डेली स्पेशल खाना खाते हो और एक दिन नॉर्मल खाना खाओ, मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। ठीक है, लेकिन डेली नॉर्मल खाना खाते हो और आज संडे है, आज कुछ अच्छा बन गया तो मजा आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल खाना कभी भी नहीं खाएगा। जो इंसान डेली डेली स्पेशल खाता हो वो नॉर्मल कभी नहीं खाएगा, लेकिन नॉर्मल खाने वाले की हमेशा इच्छा रहती है कि स्पेशल मिले। तो ये विकास के अंदर भी होता है। दिमाग हमारा बहुत ताकतवर है और दिमाग को कभी भी पहले छोटी छोटी चीजों की आदत डालनी चाहिए, विशिष्ट चीजों की आदत बाद में डालनी चाहिए। कहने का मतलब है पहले ABCD, ये नॉर्मल बात है, हर एक बच्चा सीखता है। कभी आपने नहीं देखा होगा, इवन चाणक्य भी जो थे उन्होंने भी ABCD सीखी होगी, क ख ग घ अ आ इ ई उ, ये सब सीखा होगा, तब जाकर के उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। लेकिन पहले तो जनरल चीज है, इस चीज को सीखना है। दूसरा है उसके बाद उससे मिलता जुलता वर्ड जैसे कि A फॉर एप्पल, ये विशिष्ट चीजें हैं। तो ये सारी चीजें तो आप पहले विशिष्ट, पहले एप्पल सीख लो, फिर उसके बाद बोला जाए कि एप्पल, और एप्पल को बोलते हैं APPL, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बच्चे एप्पल बोलना सीख लेते हैं, लेकिन वाकई में अगर आप सिखाना चाहते हो एक सिस्टम से तो पहले छोटी चीजों को फिर बड़ी चीजों को। ठीक है, सर से पैर की तरफ विकास होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। आंसर नंबर होगा फर्स्ट। और बार बार बोला जाता है भाई सर पैर वाली बात करो, सर पैर वाली बात करो, मतलब कि ऐसी बात करो जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, तो सर और पैर जहां पर दिखता है वो विकास का एक निशानी होता है। राइट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान
एक डैश है और समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, और कौन समाजीकरण का द्वितीय कारक है? तो बहुत हलवा प्रश्न है। मैं बार बार कहता हूं कि हलवा प्रश्न कभी कभी मिलते हैं आपको, जैसे घर में हलवा खाने को मिलता है कभी कभी, वैसे ही प्रश्न भी कभी कभी, और साल में एक बार पेपर देना है, 2 बार देना है, तो इस तरीके के 2-4 प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुत आसान। ठीक है, तो समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था जनसंचार माध्यम, ये तो द्वितीयक अवस्था होगी। प्राथमिक वो होती है जो कि सबसे पहले आपके पास आती है, तो ये तो द्वितीयक है। पहले विद्यालय नहीं आता, पहले माँ बाप आते हैं, पहले परिवार आता है, दूसरे नंबर पर विद्यालय। तो समाजीकरण परिवार जो है वो समाजीकरण का प्राथमिक, और स्कूल जो है वो द्वितीयक कारक है। बिना किसी देरी के आंसर नंबर 3 राइट करते हैं। मुद्रित माध्यम मतलब होता है, मुद्रित मतलब क्या होता है? जो छपा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समाचार पत्र। ठीक है, ठीक है, अखबार। और जनसंचार माध्यम मतलब कि लोगों के द्वारा जो भी चीजें, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके थ्रू आप वो जैसे बाल रखते हैं, आप रखना चाहते हैं, वो कहाँ घूमने जाते हैं, आप भी घूमने जाते हैं। राइट आंसर 3 की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, वो सही आंसर है। चलिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए थे। उन्होंने पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, तीसरा था कंक्रीट, चौथा था फॉर्मल। एज की बात करें तो 0 से लेकर के 2 वर्ष, 2 से लेकर के 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 जो होता है कंक्रीट, और 11 से होता है 15 जो होता है आपका फॉर्मल, जिसको औपचारिक भी कहते हैं, अमूर्त भी कहते हैं। तो लास्ट वाले को अमूर्त बोलते हैं, तीसरे वाले को मूर्त बोलते हैं, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं, दूसरे वाले को, पहले वाले को संवेदी गामक बोलते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पियाजे साहब ने बताई थी, जैसे कि स्कीमा के बारे में बताया था इन्होंने। स्कीमा क्या है? जो आपके दिमाग में है उसी को तो स्कीमा कहते हैं। लेकिन जो आपके दिमाग में है और वो संतुष्ट नहीं है, तो किस चीज की स्थिति आ जाती है दोस्त? असंतुलन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, जो आपके दिमाग में है, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको पता है 9 से 5 आपको जाना है, और आप संतुष्ट नहीं हो, तो लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बात करते हैं कौन? जीन पियाजे की स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है। अच्छा रिजल्ट कब नहीं देता है? जब आप असंतुलन की स्थिति में हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। संरक्षण की कब विकसित हो जाता है? 7 से लेकर के 11 साल की उम्र में संरक्षण विकसित हो जाता है। कम ज्यादा में फर्क। विकास का समीपस्थ विकास सिद्धांत किसने बताया था? ये बताया था आपका वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाइगोत्स्की ऐसे लिखा जाएगा, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, और जेडपीडीसी को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अनुकरण में 0 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे जो है यहाँ पर अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ये भी आपका पहली अवस्था है। लेकिन यहाँ पर इस अवस्थाओं से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है आपका कि स्कीमा अगर संतुष्ट नहीं है, परिणाम नहीं देता है, तो स्कीमा जो है वो क्या कर रहा है? तो वो असंतुलित है, उसको संतुलित कीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, तभी तो बोला जाता है जो आपको बनना है वो आप खुद तय करिए। आप अपने आप स्कीमा को डेवलप कीजिए, समझाइए, और उस हिसाब से अपने काम को करेंगे तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अगर माँ बाप के कहने से अगर कोई काम कर रहे हो, कोई चीज पढ़ाई कर रहे हो और संतुष्ट नहीं हो, तो अनबैलेंस होगा और वाकई में आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। राइट आंसर, आंसर नंबर 2 मेरे हिसाब से देखिए राइट आंसर है, आंसर नंबर 2 राइट आंसर। चलिए फिर पियाजे साहब आगे, सारी चीजें मैंने दोबारा से समझानी नहीं है क्योंकि मैंने अभी भी समझा दी। हर एक वीडियो में समझाता हूं, लेकिन हर एक वीडियो में बार बार नहीं समझाना उचित है। अब देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? तो वस्तु अस्थायित्व की समझना जो है वो पहले वाले में होता है, संवेदी गामक अवस्था। राइट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है किसी भी वस्तु को लेकर के अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है। अब 2 साल की उम्र तक नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, कोई दिमाग वस्तु स्थायित्व, वस्तु का स्थायित्व मतलब कि स्थायी है कहां पर? दिमाग में। और वो समझना स्टार्ट कर देते हैं किस अवस्था में? इस वाले अवस्था में। इसकी एज होती है 0 से 2, इसको सेंसरी मोटर भी कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7, इसको प्री ऑपरेशनल भी कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक जिसको हम लोग कंक्रीट कहते हैं, ठीक है, ये 7 से लेकर के 11, इसको मूर्त भी कहा जाता है। मूर्त मतलब जो चीजें दिखती है, जैसे मूर्ति दिखती है ना आपको। अब अमूर्ति कहीं देखा है आपने? क्योंकि दिखती ही नहीं तो कैसे देखोगे? अब यहाँ पर देखो, उसके बाद होता है आपका कौन सा? फॉर्मल, जिसको हम लोग अमूर्त कहते हैं। ठीक है, जो चीज नहीं दिखता उसके बारे में भी सोचना। तो यहाँ पर बच्चे जो है स्थायित्व लक्ष्य की तरफ केंद्रित होने लगते हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑपरेशन से पहले एकदम कंफ्यूजन, जितनी भी चीजों में कंफ्यूजन दिखाया जाएगा कि चिप्स को तितली बोल दिया, ठीक है ना, कुत्ते को बिल्ली समझ लिया, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो सारी पूर्व संक्रियात्मक के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, मूर्त में जो चीजें
कमियां थी उसको सुधार लेता है बच्चा, तो मूर्त संक्रियात्मक में हो जाता है। जैसे संरक्षण की कमी नहीं पाई जाती है, सीरिएशन कहाँ पर बच्चा जो है चीजों को लाइन से लगाना स्टार्ट कर देता है, तो आंसर नंबर 3 में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अमूर्त में सिर्फ एक ही चीज पूछता है बच्चा, तार्किक समालोचनात्मक चिंतन, या फिर आप देखोगे तो यहाँ पर समस्या समाधान करने लगता है, निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। ये सारी चीजें आंसर नंबर 4 में आ जाएंगे अमूर्त में। फिलहाल के लिए प्रश्न है यहाँ पर वस्तु स्थायित्व के लिए, तो वो यहाँ पर जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है कि रमन जो है, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा। हिंज की दुविधा क्या थी कि हिंज जब जाता है दवा लेने के लिए, बीबी उसकी बीमार थी, दवा लेने के लिए जाता है, तो जो मेडिकल शॉपकीपर वाला था वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है जितने की दवाई मिलती है, तो पैसे लेकर के आओ तभी दवाई मिलेगी। तो वो बोलता मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके पास दुविधा ये होती है कि, दुविधा क्या होती है, जबकि आप कंफ्यूजन में रहें कि आपको क्या करना है। जैसे कि सीटेट का पेपर है और यहाँ पर मान के चलो कि बिहार टेट का पेपर है, आपने यहाँ पर स्कोर बढ़ाने के लिए लिखा है, और बिहार टेट का भी पेपर है, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज पूछे जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो कि सीटेट की प्रिपरेशन करें कि बिहार टेट की प्रिपरेशन करें, या बिहार 7th फेज की प्रिपरेशन करें, या सुपर टेट की प्रिपरेशन करें। तो इन दोनों में से आप कंफ्यूज हो कि किसको चुनना है, तो उसको बोला जाता है दुविधा। जब तक आप चुन नहीं लेते उसको दुविधा। ठीक है, और जब भी आपका यहाँ पर दुविधा खत्म हो, मतलब कि आपने सीटेट को चुन लिया, तो उसको बोलते हैं तर्कड़ा। मतलब कि आपने तर्क करके उस चीज को, नैतिक तर्कड़ा, मतलब कि उस चीज को आपने चुन लिया, सही गलत में से चुन लिया। तो उसके अंदर दुविधा थी कि चोरी करे या तो पैसे लेकर के आए। तो पैसे तो ला नहीं सकता, बीबी तो बीमार है, तो चोरी करना उसके लिए था। तो हिंज ने पैसा नहीं चुराना चाहिए था, ये कहा जाता है। अब देखिए, उसने पैसे को चुरा लिया और दवाई ले ली। अब प्रस्तुत की गई कि उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि एक रमन नाम का व्यक्ति है जिसने प्रतिक्रिया की कि हिंज की दुविधा जो थी वो पैसे को चुरा लेता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था फैलेगी, अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो एज इट इज मैंने आपको क्या बोला है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है आपका कोहलबर्ग ने। चीजें समझ में आई। दुविधा वो होती है कि कंफ्यूजन, जिसमें आपको दो में से एक चुनना है, उसमें कंफ्यूजन, इसको नैतिक दुविधा कहा जाता है। जब बोलते हैं दुविधा में पढ़ा हूं, ठीक है, बच्चे को पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। ठीक है, अब आपने एक चुन लिया कि हाँ बच्चे को पढ़ाएंगे, तो वो तर्कणा है। ठीक है, अब चलिए, अब इस चीज को देखिए कि नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी चीजें हैं, 3 लेवल हैं। ठीक है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसमें 2 चीजें हैं, एक है पहला आपका आज्ञा और दंड, दूसरा है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा इसमें भी, तो तीसरा यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल। चौथा है आपका सोशल लॉ एंड ऑर्डर। पांचवा है यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और छठवा है आपका मोरल, यूनिवर्सल मोरालिटी। ठीक है, यूनिवर्सल मोरालिटी मतलब कि सबसे ऊपर है मोरालिटी। अब लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ पर ऑर्डर को तोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो, समाज में अव्यवस्था कब फैलेगी, जब लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देंगे। तो ये तो क्या कह रहा है कि ये तो गलत बात है ना, चुराना नहीं चाहिए, तो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर 4 के साथ चले जाएंगे, सोशल लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना। ठीक है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो आज्ञाकारिता तो होगा नहीं, यांत्रिक उद्देश्य मतलब कि टिट फॉर टैट, अगर आपका खिलौना कोई बच्चा तोड़ता है, उसके खिलौने को आप तोड़ दो। इसकी एज की बात करें तो 4 से 10 साल इसकी वाली एज है। पूर्व परंपरागत की एज है 10 से लेकर के 13, और 13 से लेकर के ऊपर की जो एज है उत्तर परंपरागत की। तो ये जो है ये पूर्व परंपरागत में आते हैं। अच्छा लड़का अच्छा लड़की जो है, और कानून और व्यवस्था, ये किस में आते हैं, ये दोनों आ जाते हैं आपका परंपरागत में। और बाकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध है, और मोरालिटी है, यूनिवर्सल नैतिकता है, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता, ये आपके आते हैं उत्तर परंपरागत में। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। जब भी आप देखोगे कि समाज में अव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्राथमिकता नहीं दी जाती है, मतलब कि जो भी चीजें चल रही हैं समाज में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चल रही हैं, तो वो हो जाएगा इसके हिसाब से। जब भी बच्चे कहते हैं कि हम भाई लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करेंगे, तो वहां पर चला जाता है सामाजिक अनुबंध, क्योंकि अनुबंध मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। तो जब भी तोड़ने की बात है सामाजिक व्यवस्था में, जैसे रेड लाइट तोड़ दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी था, तो वहां पर सामाजिक अनुबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, सामाजिक अनुबंध, ठीक है, अनुबंध। मजा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, आंसर नंबर होगा इसका, आंसर नंबर 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। मतलब कि बच्चों, आपको ये कहा जाएगा कि आप माँ बाप
समाज से दूर हो जाइए और अपनी जिंदगी एंजॉय कीजिए। आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छा अधिगम कर पाएंगे, बहुत विकास कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे? कुछ दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही चीज होती है। आप जीवन को जीने के लिए आप सेपरेट तो हो जाते हैं, बहुत मजा आता है जीवन में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा समाज से बाहर आप कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान है जो कि समाज के अंदर ही रहता है और समाज के अंदर ही जीता है, मरता भी है समाज के अंदर ही। ठीक है, उसको कोई भी हो, अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो समाज उसको अर्थ देता ही देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी, उसको कोई ऐसे छोड़ता नहीं है। ठीक है, चाहे आप जानकार हो चाहे नहीं है, ऐसा आप करोगे खुद ना खुद। ठीक, अब समाज के अंदर पृथक्करण ऐसा नहीं है, इन्होंने कभी नहीं कहा। बच्चे दूसरों की सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं, कभी नहीं हो सकता। अगर मैं आपको सहयोग न दूं, पाड़ न दूं, तो आप सीख पाओगे? आप कहोगे अरे तुम बहुत सिखाने वाले हो, बहुत टीचर हैं अच्छे अच्छे। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, तो वो भी अगर ना सिखाएं तो फिर कैसे सीखोगे? तो बिना सहयोग के आप कभी भी किसी से अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। तो क्लास के अंदर आप सहयोग की भावना होती है, तभी तो दोस्ती होती है, ताकि अगर आप किसी दिन ना जाओ तो वो आपको अपनी पुस्तक दे दे। आप अगर पेन लेकर के जाते हो, पेन खराब हो जाए तो आपका दोस्त आपको अपना पेन दे दे। यही तो होता है सहयोग, और इसी तरीके से तो बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों के सहयोग के बिना कैसे सीखा जा सकता? पॉसिबल नहीं है। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है, क्या बात कर रहे हो? अगर संकेत मतलब कि इशारे दिया जाए, ठीक है, और मदद किया जाए, जैसे कि टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, साहब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और एक जांच करने वाला आ गया और पूछता है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, बच्चे को पता नहीं है। फिर टीचर ने कहा मोदी जी ने एक अच्छी योजना लाई है। तो मतलब कि सर आपने पढ़ी? तो अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने देखा मोदी, हाँ हाँ सुनता तो हूं मोदी। एक संकेत दे दिया टीचर ने। जो जांच करने आए थे डीएम साहब, इन्होंने पूछा भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। अब टीचर ने बोला कि एक मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया योजना निकाली है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम लोगों से पूछा जा रही है सारी चीजें, क्योंकि तुम लोग तो पढ़ते हो नहीं और टीचर के ऊपर इल्जाम आता है। तो बच्चे को समझ में आया कि हाँ मोदी जी ने योजना ने मतलब मोदी होंगे। ठीक है, तो बोलता बच्चा कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब नरेंद्र मोदी हैं ये कैसे बताया गया? एक संकेत के इशारे से। अगर टीचर संकेत नहीं देता तो क्या उसकी अधिगम हो पाता? नहीं हो पाता ना। मदद किया कि नहीं टीचर ने? अब यहां पर बच्चे ने मोदी बता दिया तो अब उसका कॉन्फिडेंस आई होगा कि देखो मैंने डीएम के सामने बता दिया, मतलब कि पढ़ने के लिए उत्सुकता डेवलप होगी। और ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे ले जाती हैं जीवन में। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, यही तो फैक्ट है। सांस्कृतिक उपकरण के अंदर आपका यहाँ पर आ जाता है समाज, भाषा, ठीक है, समाज के लोग, ठीक है, समाज का यहाँ पर संस्कृति। ठीक है, तो संस्कृति, ये सारी चीजें जो है ना सांस्कृतिक उपकरण के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें जैसे कि समाज के अंदर समाज के लोग आपको सिखाना चाहते हैं। भाषा जो है समाज की, जैसे भाषा में सीखते हो, जैसे कि आप अंग्रेजी बोलो और सारे लोग आपके भाषा हिंदी बोलें तो आप कभी डेवलप कर ही नहीं पाओगे। समाज में रहना पड़ेगा ना आपको, तो आप जैसे समाज के लोग बोल रहे हैं वैसे ही आप भी बोलोगे तो आप सीख पाओगे ज्यादा, मतलब कि वैसे ही भाषा होनी चाहिए। संस्कृति सेम है तो ज्यादा बढ़िया है, चीजें आप आराम से सीख पाओगे। इसलिए आप देखोगे एक कल्चर के लोग एक पास ज्यादा रहते हैं, इससे सीखने में आसानी होती है। राइट आंसर 4 होगा। बहुत आसान प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार, फिर वाइगोत्स्की बार बार पूछे जाते हैं इन लोगों से प्रश्न, 10-15 प्रश्न तो पूछे जाते हैं मोटा मोटी आराम से। ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत प्रमोट करती है? तो देखिए निष्क्रिय अनुकरण, अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं, मैंने बोला कि आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, इस चीज को पढ़िए, और आप कहें छोड़ो यार देख रहे हैं बस ऐसे कान में लगा करके मजा आ रहा है, क्या दिक्कत है, हम तो सीख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कंटेंट पढ़ने से ये होगा कि कंटेंट पढ़ने की आदत पहले पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लोगे कि एक बार मैं इकट्ठा पढ़ूंगा, कोई नहीं पढ़ पाता। तो यहाँ पर मैंने क्या इनिशिएटिव लिया है कि 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप तेज बनोगे कि पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो, तो आपकी इच्छा है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे कभी भी पीडीएफ। इस तरीके से पहले आप यहाँ पर पढ़ लो और उसके बाद पीडीएफ पढ़ो, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, तो 3-3 गुना। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि 3 तरीके के लाभ आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पर। तो निष्क्रिय अनुकरण कभी भी आपको सफलता नहीं दिलाएगा, आपको सक्रिय होकर के किसी भी चीज को फॉलो करना है, तब जाके सफल होंगे, और अच्छी चीजों को फॉलो करना है तब सफलता मिलेगी। गलत चीजों को फॉलो करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर शिक्षण की अधिगम के लिए बोला गया है। ठीक है, शराब के लिए, दारूबाजी के लिए, ये सारी चीजों के लिए निष्क्रिय होकर के अनुकरण करना पड़ता, मतलब करना ही नहीं होता। ठीक है, तो शिक्षण के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा। सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक, किसी भी चीज का सिर्फ लेक्चर हो। अब मैं यहां पर लिख दूं वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की,
ठीक है, हिंदी में वाइगोत्स्की लिखने के लिए VAI लिखना पड़ता है, इसलिए बार बार मेरे हाथ से यहाँ पर वाइगोत्स्की लिखा जा रहा है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की, अब वाइगोत्स्की के बारे में यहाँ पर लिख दूं हेडिंग और उसके बाद बोलना स्टार्ट कर दूं, और कुछ भी ना लिखूं, कुछ भी मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल ना करूं, और कोई भी इंटरेक्शन ना हो, आपसे प्रश्न ना पूछा जाए, किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन ना बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशन बता दिए जाए, तो आप नहीं समझ पाओगे चीजों को। ये तो बहुत गड़बड़ विधि है, व्याख्यान विधि है, जिसको हम बोलते हैं लेक्चर मेथड। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुकूलन, ये भी बकवास है, इस चीज के बारे में तो कभी बात करते ही नहीं है। वाइगोत्स्की, सहभागी अधिगम, अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी समझाना इंपॉर्टेंट है। एक चीज को बार बार करने से वही एक करत करत अभ्यास। ठीक है, राइट नंबर 2 होगा। चलिए एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत प्राचार्य। अगर हम बात करें, आप सेंटर में हो, अगर आपसे हम बात कर रहे हैं और आपको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप पढ़ाने की कोशिश, सीखने सिखाने वाला खेल चल रहा है, यहाँ पर आपको लेकर के हम लोग यहाँ पर 300 क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं, आपको देख करके, तो मानकीकृत थोड़ी है, स्टैंडर्ड थोड़ी है। अगर ये 300 प्रश्नों की श्रृंखला है तो ऐसा है नहीं कि 300 प्रश्नों की श्रृंखला होगी तो हो गई, अब कुछ नहीं होगा। अरे इसके बाद भी मैराथन चलेंगे, हो सकता है मेरे पास टाइम हो तो मैं कुछ ऐसे जो प्रीवियस ईयर के डेट वाइज क्वेश्चंस को भी मैं लेकर के आ जाऊं कि 6 फरवरी को क्या पूछा गया था, 10 फरवरी को क्या पूछा गया था, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, सब्जेक्ट को लेकर के आ जाओ। तो यहाँ पर लचीला पाठ्यचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जैसा सीखना चाहता है उस तरीके से सिखाना है। बच्चे को एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता, अगले प्रश्न में दूसरे एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये तो गलत हो गया। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देने के बारे में यहाँ पर देखिए, बाल केंद्रित में किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। अब देखिए मैंने अभी क्या बोला, मानकीकृत पाठ्यचर्या इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि कोई बच्चा कहानी से सीखता है, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई बच्चा कविता से सीखता है, कोई बच्चा ऐसे सीखेगा, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, और उसके 2 बच्चे थे, 4 बच्चे हो गए। अब 4 बच्चे आपस में मिलकर के रहते थे, इस तरीके से कहानियों को सिखाया गया। अब कोई बच्चा कहानी से नहीं सीखता तो उससे कविता से, ललोरी, दूध की कटोरी, ऐसे बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के कविता से भी सीखते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी से, खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है, तो हर बच्चा अलग अलग है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो जाकर के लचीला पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। मानकीकृत होगा तो हर बच्चा एक जैसा होना चाहिए, तो जब मानकीकृत नहीं है, लचीला है, तो लचीला क्यों है? क्योंकि हर तरीके का बच्चा है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं, हर क्लास के अंदर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। राइट आंसर 4 की तरफ जाएंगे। योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। योग्यता के आधार पर किसी भी तरीके का विकास नहीं करना है, और ना ही एक सत्तावादी यहाँ पर तानाशाही क्लास देखने को मिले और यहाँ पर टीचर जो है सबसे ऊपर आए और कहे कि हम जो बोलेंगे वही होगा, ऐसा नहीं करना है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लें। होवार्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? सभी बच्चों में एक समान स्तर पर होते हैं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे में बुद्धि का लेवल अलग अलग होता है। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका जैविकीय आधार है भैया, जन्म से ही स्थिर है, इस पर परिवेशी कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा गलत है। जन्म से ही बुद्धि नहीं मिलती है, परिवेश का प्रभाव पड़ता है। अगर वो प्रकृति में है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं, तो जंगल के लिए प्राकृतिक बुद्धि उनकी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि भैया थोड़ा सा तर्क करो, थोड़ा सा गणित वणित के बारे में बताओ, तो नहीं कर पाएंगे। तो जो बुद्धि है वो सीखी जाती है, जन्म के साथ नहीं मिल जाती है। ठीक है, जन्म से ही स्थिर नहीं है, वो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये कौन समझाया? गार्डनर साहब ने समझाया। 8 तरीके की बुद्धि बताई, जैसे 8 आवर स्टडी है, 8 तरीके की बुद्धि बताई उन्होंने। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, गतिज नाचना, गतिज और सिंगिंग मतलब कि संगीतमय। ठीक है, फिर यहाँ पर था शाब्दिक, शब्दों से तर्क होता है, तार्किक। ठीक है, फिर यहाँ पर था अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक। 6 हो गया, 2 2 4 2 6। और एक होता है आपका यहाँ पर क्या है? प्रकृति का स्थान, प्राकृतिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। स्थानिक मतलब कि स्पार्शियल, मतलब कि ये आर्किटेक्टर बनते हैं, जो आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ ये काम करते हैं कि कम जमीन में किस तरीके से चीजों को बनाना है, मतलब कि स्थानिक, स्थान के बारे में बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होती है। डीलर वोलर जो होते हैं उनको भी सभी चीजों के बारे में थोड़ी सी पता होती है, जो जमीन का खरीद बिक्री करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हर तरीके की 8 तरीके की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था। 1983 में 7 तरीके की बुद्धि बताई थी, फिर उन्हें 1998 में 8 तरीके की बुद्धि बताई। 8वां बुद्धि कौन सा था? प्राकृतिक बुद्धि थी। आई होप चीजें समझ में आ गई, क्योंकि गार्डनर साहब अभी भी जिंदा है, हो सकता है 9 10 12 बुद्धि तक खोज करके दुनिया से जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि खोजते रहें, अच्छा ही लगता है भाई, अलग अलग चीजें जानने को मिलती हैं, अपना ज्ञान भी इंप्रूव होता है। राइट आंसर है 144 नंबर आंसर
चलिए मुलाकात अब अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।